देर लगी आने में तुमको, शुक्र है फिर भी आए तो। आसिन दिल का साथ न छोड़ा, वैसे हम घबराए तो। देर लगी आने में तुमको, शुक्र है फिर भी आए तो। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है वर्ड टेस्ट टाइम एकेडमी में। दोस्तों, कल की जो क्लास हुई थी तो मैंने रेपो दर और रिवर्स रेपो दर के बारे में बात की हुई थी। आज की दोस्तों हम लोग क्लास में बात करेंगे, ठीक, CRR और SLR। ठीक दोस्तों, इन्हीं दो दरों को लेकर हम लोग बात करेंगे। तो अभी तक जिन लोगों ने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों आप लोग कर लीजिए, क्योंकि आज की क्लास में दोस्तों आनंद आने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो आज की दोस्तों हम लोग क्लास में बात करेंगे, जरा ध्यान से दोस्तों सुनिएगा। आज की क्लास में दोस्तों हम लोग जो बात करेंगे वो दोस्तों रहेगा नकद कोष अनुपात। नकद कोष अनुपात, ठीक है दोस्तों, नगद कोष अनुपात, जिसे दोस्तों आप लोग क्या कहते हो, CRR। CRR, ठीक है दोस्तों, नगद कोष अनुपात यानी CRR। दोस्तों क्या होता, क्या जरा देख लेते हैं दोस्तों। पहले तो मैं थोड़ा थ्योरी लिखता हूँ। यह है NDTL। NDTL का निश्चित अनुपात होता है, निश्चित अनुपात होता है। NDTL का निश्चित अनुपात होता है। NDTL का निश्चित अनुपात होता है जिसे सभी बैंकें गई लाइट। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर बात कर रहे थे नगद कोष अनुपात यानी CRR किसे कहते हैं। तो दोस्तों CRR की अगर बात करें तो यह NDTL का निश्चित अनुपात होता है दोस्तों। NDTL यानी नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। ठीक है दोस्तों, NDTL का निश्चित अनुपात होता है जिसे सभी बैंकें अनिवार्य रूप से RBI के पास दोस्तों जमा करती हैं। ठीक है ना, और इसका उद्देश्य क्या होता है दोस्तों, CR का उद्देश्य बैंक रन से निपटने के लिए बैंक प्रयोग करता है। बैंक रन का दोस्तों यहाँ पर मतलब आपातकाल की स्थिति से निपटने के लिए दोस्तों प्रयोग करता है। ठीक है ना, आपातकाल की अगर कोई स्थिति आए तो ये दोस्तों उस समय बैंकें इसका क्या करेंगी, प्रयोग करेंगी। ठीक है दोस्तों, अब मेन मुद्दा दोस्तों यहाँ पर ये उठा, ये जो नगद कोष अनुपात है, ठीक, CRR, तो यहां पर एक शब्द आया हुआ है NDTL किसे कहते हैं, ये दोस्तों आप लोग जरा अच्छे से समझिए। तो दोस्तों यहां पर हम लोग NDTL की बात करें, NDTL ये दोस्तों क्या होती है, जरा ध्यान से दोस्तों देखना। नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी, ठीक है दोस्तों, NDTL किसे कहते हैं जरा सुनना दोस्तों। जैसे दोस्तों ये बैंक हो गई, ठीक है दोस्तों, ये हो गई बैंक, और बैंक में दोस्तों एक व्यक्ति ये हो गए और एक व्यक्ति हो गए, मान ले ये A हो गए और ये B हो गए, और बैंक में दो व्यक्ति इधर हो गए, ये C हो गए और ये D हो गए, और A ने दोस्तों क्या किया, बैंक में जमा किया, और B ने भी दोस्तों बैंक में क्या किया, जमा किया। ठीक दोस्तों, तो A और B नाम के दो व्यक्ति दोस्तों थे, और इन्होंने, आप बताएं, बैंक में जब अपना रुपए दोस्तों जमा अगर किया है तो बैंक की अब क्या जिम्मेदारी होगी, ठीक, बैंक की जिम्मेदारी होगी कि अगर इन लोगों ने जमा किया है तो एक दिन हमें दोस्तों इनको देना भी पड़ेगा, बैंक यही तो कहेगी। तो इसका मतलब ये जो इधर वाला हिस्सा हो गया, ये बैंक के लिए दोस्तों क्या हो गया, देता हो गई ना, लायबिलिटी हो गई ना दोस्तों, देता। ठीक, क्यों देता, क्यों, क्योंकि बैंकों को एक दिन देना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, देना पड़ेगा। अब दोस्तों A ने इधर रुपए जमा किए और B ने जमा किए, और ये C और D ऐसे व्यक्ति हैं
जो रुपए को लेने वाले हैं। तो जब ये बैंक के पास आएंगे तो ये रुपए से दोस्त बैंक से क्या मांगेंगे, रुपए लेंगे, रुपए लेंगे, सी और डी, बैंक से रुपए लेंगे। ठीक, तो अगर इन लोगों ने दोस्तों बैंक से रुपए लिया है, ठीक है ना, तो आप बताओ जब लिया है तो इन दोनों को एक दिन बैंकों को देना पड़ेगा। तो ये दोस्तों बैंक के लिए क्या हो गई, पूंजी हो गई। यानी बैंकों की यही तो पूंजी है, क्योंकि बैंक को एक दिन वापस मिलेगी, यही तो पूंजी है। तो ये बैंकों की क्या हो गई, पूंजी हो गई। ठीक, और इसी पूरे प्रोसेस को ही दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं, एनडीटीएल, एनडीटीएल। ठीक, ए और बी ने दोस्तों जमा किया और इसी जमा को आगे ये दो लोग खड़े थे, इन्होंने ले लिया। तो जब जमा किया तो ये बैंक की दोस्तों देता हो गई। क्यों, क्योंकि बैंकों को एक दिन देना पड़ेगा पैसा, और इधर इन लोगों ने लिया है तो ये बैंक की पूंजी हो गई। क्यों, क्योंकि बैंक के पास ये पूंजी के रूप में पैसा आएगा। अब दोस्तों इसी को हम लोग एनडीटीएल कहते हैं। ठीक, अच्छे से देख लेना, इसी को एनडीटीएल कहते हैं। अब दोस्तों हम लोग मान लेते हैं, देखना जरा सुनना, ए ने दोस्तों, ए ने 20 रुपए जमा किए और बी ने भी दोस्तों 30 रुपए बैंक में जमा किए, और इस प्रकार अब बैंक में टोटल दोस्तों कितने, 50 रुपए हो गए। और इधर लेने वाले सी और डी हैं, तो सी को 20 रुपए चाहिए और डी को भी दोस्तों कितने, 30 चाहिए। लेने वाले ये हैं, तो 50 रुपए बैंक ये इनको दे देगा। ठीक है ना, 50 रुपए। और मान लेते बैंक ने इन दोनों को 25-25 रुपए यानी 50 रुपए दे दिए। तो जब बैंक इनसे लेगा तो हो सकता हो वो जब इनसे वापस ले तो वो कहे ब्याज पर देगा, कहेगा हम आपसे 60 रुपए लेंगे, यही तो होगा। तो आप बताएं, जब ये वापस करेंगे बैंक को तो ब्याज इसमें लग गया, 60 रुपए वापस किए। और जब बैंक इनका जमा था तो बैंक जब इनको देगी, इनका 30, 20, 50 जमा था तो इनको 55 बैंक दे देगी रुपए और 5 अपने पास रखेगी। बैंक की यही कमाई होती है दोस्तों, बैंक की यही कमाई होती है। ठीक है दोस्तों, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एनडीटीएल कहते हैं, एनडीटीएल। या दोस्तों इसको आप इस भाषा में समझिए तो आपको बेटर समझ में आएगा। ठीक है ना दोस्तों, जरा कैसे इस भाषा में दोस्तों आप समझिएगा एनडीटीएल, तो आपको दोस्तों बेटर समझ में आएगा। किस भाषा में, जरा दोस्तों देखते हैं एनडीटीएल के बारे में और भी अच्छे से। क्या देखते हैं जरा दोस्तों, आप लोग देखिएगा। मैं दोस्तों कहना ये चाह रहा हूं, जैसे ये बैंक हो गई, बैंक, ठीक है ना, और ये दोस्तों ए नाम का कोई व्यक्ति आया और इसने बैंक में जमा कर दिया, और मान लेते इसने 200 रुपये जमा कर दिया। ठीक है ना, और ये जो बी नाम का व्यक्ति है ये आया, ये रुपए लेने आया, बैंकों से लोन इसे चाहिए, रुपए लेना है। तो बैंक ने क्या किया, ये जो 200 आप रुपए आपने इधर जमा किए थे, यही 200 रुपये इधर इनको दे दिया। ठीक, तो ये जो बैंक ने आपने जो बैंक को जमा किए हैं तो बैंक को एक दिन देना पड़ेगा। तो ये बैंक की क्या हो गई, देता हो गई, क्योंकि एक दिन आपको देना है। और ये बैंक की क्या हो गई, पूंजी हो गई। क्यों, क्योंकि ये जिसने लिए हैं 200 रुपये वो वापस भी करेगा। और इसी को दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं, एनडीटीएल कहते हैं, एनडीटीएल कहते हैं। अब इसमें बैंकों की कमाई दोस्तों कैसे हुई, जैसे बैंक ने इधर 200 रुपये जमा किए और आपको पता है कि बैंक जमा पर ब्याज देती है, और इन्होंने 200 रुपये ले लिए। तो अब जब ये वापस करेंगे तो बैंक से जब इन्होंने रुपए लिए तो बैंक इनको ब्याज सहित रुपए देगी कि इतना ब्याज लगेगा, जब आप दोगे तो हमें दो, इतना और एक्स्ट्रा लेंगे। तो जब ये बी वाला बैंक को देने आएगा तो हो सकता है ये 210 रुपये लौटाए। तो आप बताओ 10 रुपए की कमाई हो गई, और इसी 10 रुपए में से 5 रुपए इनको दे दे, बचे 5 रुपए, यही बैंक की कमाई होती है दोस्तों। ठीक है ना, ऐसे ही बैंक कमाता है, इसी से बैंकों को सैलरी मिलती है। लोग जो वहाँ वर्कर लगे होते हैं सबको सैलरी दोस्तों इसी प्रकार से दी जाती है। इसी को ही दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं, एनडीटीएल कहते हैं। इसी स्थिति को हम लोग एनडीटीएल कहते हैं। अब दोस्तों, अब यहाँ पर दोस्तों समस्या क्या आ गई, समस्या ये आई कि ए नाम के व्यक्ति ने, अच्छे से दोस्तों समझिएगा, ए नाम के व्यक्ति ने 200 रुपये जमा किए और बी ने 200 रुपये ले लिए, और हो सकता है ये भाग जाए, जैसे विजय माल्या दोस्तों। ठीक है, सारा रुपए लेकर भाग गए, तो इस स्थिति में तो बैंक तो दोस्तों क्या हो जाएगी, कंगाल हो जाएगी।
तब आरबीआई ने कहा, इन बैंकों को आदेश दिया, ये सब नहीं चलेगा। आरबीआई ने कहा, बताओ ऐसे आप कब तक दोगे, सभी भाग जाएंगे। तो आरबीआई ने कहा आपको एनडीटीएल का कुछ निश्चित अनुपात, ठीक है, कुछ निश्चित अनुपात जमा करना पड़ेगा, ठीक। और वो जमा कितना करना पड़ेगा, जरा सुनना दोस्तों। जैसे मैं बात करूं, यहां पर मैं दोस्तों समझा रहा हूं। जैसे ए ने दोस्तों 100 रुपए जमा किए, 100 रुपए जमा, और बी है दोस्तों लेने वाला। तो अब आप बताओ बैंक अब क्या करेगी, इनको पूरे 100 रुपए नहीं देगी, वो जो जमा किए, वो इन रुपए में से शायद कहो 70 रुपए दोस्तों इनको दे, ठीक। और 30 रुपए उसने, एनडीटीएल का एक निश्चित अनुपात होता है जिससे सभी बैंक अनिवार्य रूप से आरबीआई के पास रिजर्व रखती हैं, और 30 रुपए उसने बचा दिए, यानी आरबीआई के पास रिजर्व कर दिया, ठीक। तो 70 रुपए उनको देगी, ताकि कभी भी आपातकाल की स्थिति आए तो वो जो निश्चित अनुपात में जमा किया था, वो उससे हम उस स्थिति से निकल सके बाहर, ठीक। तो आप बताओ दोस्तों, जरा सुनना दोस्तों क्या होता है। तो यहां से जब हम एनडीटीएल निकालेंगे दोस्तों, तो यहां से एनडीटीएल क्या हो जाएगा, एनडीटीएल बराबर 100 माइनस 70, और बराबर में कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। क्यों 30 कैसे आएगा, क्योंकि जो दोस्तों ये जो वर्तमान दर है दोस्तों, वर्तमान दर वो नगद कोष अनुपात की या सीआरआर की वो कितनी है, 4% है दोस्तों, वर्तमान में 4। तो दोस्तों 100 का अगर 4% निकाले, ठीक, 100 का 4%, वर्तमान में दोस्तों 4% तो है, ठीक। तो यहां पर क्या करेंगे, जैसे 200 रुपए जमा हुए, तो हम क्या करेंगे, इस 200 का 4% निकालेंगे, और आप ऐसे ही तो निकालोगे दोस्तों, ठीक है ना। यानी कितना रुपए हो गया, 8 हो गया। तो 8 रुपए दोस्तों हम किसके पास जमा कर देंगे, आरबीआई के पास में, ठीक है ना। एनडीटीएल का 4%, ठीक है दोस्तों, तो आरबीआई को जमा कर देंगे, ठीक, और बाकी रुपए बांट देंगे, ताकि कभी भी आपातकाल की स्थिति आए तो वहां से गुजरा जा सके। तभी दोस्तों ये लिखा हुआ क्या, सीआर का उद्देश्य बैंक ऋण से निपटने के लिए बैंक प्रयोग करता है, ठीक है दोस्तों। तो एनडीटीएल दोस्तों कुछ नहीं है, एक निश्चित अनुपात में जो जमा कर लेती है बैंक, आरबीआई, जो आरबीआई के पास बैंकें जमा करती हैं, उसी को दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं, एनडीटीएल कहते हैं। और वर्तमान में ये दोस्तों कितना है, 4% है, सीआर नगद कोष अनुपात एनडीटीएल 4% है, ठीक है ना। इसी को दोस्तों हम लोग एनडीटीएल कहते हैं। कि मतलब एनडीटीएल का मतलब सीधे सीधे आप ऐसे समझे, मैंने आप लोगों को 200 रुपए दिए और आपको वही 200 रुपए बांटने हैं, ठीक। तो आप क्या करोगे, उस 200 रुपए में 30 रुपए निकाल के आरबीआई को जमा कर दोगे, ठीक, और 170 रुपए बांट दोगे। क्यों, क्योंकि अगर आपने 200 रुपए पूरे बांट दिए और वो लेकर अगर भाग गया तो फिर आपको समस्या हो जाएगी। या मैंने आपको 200 करोड़ रुपए दिए, तो आप क्या करोगे, 200 करोड़ रुपए दिए, तो हो सकता हो आप 50 करोड़ रुपए आरबीआई के पास जमा कर दो, बाकी अपना बांटो, ताकि अगर वो भाग भी जाए लेकर के तो उस 50 करोड़ से स्थिति से निपटा जा सके, आपातकाल की स्थिति से निपटा जा सके। इसी को दोस्तों हम लोग कहते हैं क्या, नगद कोष अनुपात या सीआरआर, ठीक। तो एनडीटीएल दोस्तों ये प्रोसेस होता है, ए ने जमा किए 200 रुपए बैंक को, तो ये बैंक की देयता हो गई, और 200 रुपए बी को दे दिए तो वो बैंक की पूंजी होगी, क्योंकि ये वापस करेगा और ये बैंक इनको देगी। और वर्तमान में दोस्तों ये सीआरआर जो दर है वो कितनी है, 4%। तो ये एनडीटीएल का मतलब इनका एक निश्चित अनुपात, मतलब ये 200 रुपए आए तो 200 में मैं बता दूं कि 30 रुपए बैंक आरबीआई को दे दे, यही आपका एनडीटीएल कहलाता है। 170 रुपए अपने खूब बांटे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, ताकि कभी भी आपातकाल की स्थिति आए, यानी कि बैंक रन, ठीक, तो उस स्थिति से निपटा जा सके। क्लियर दोस्तों। चलिए दोस्तों, आप लोग इतने का क्या, अब स्क्रीनशॉट ले लो, फिर दोस्तों हम लोग आगे बात करते हैं। स्क्रीनशॉट दोस्तों आप लोग ले लो। अब दोस्तों हम लोग आगे बात करते हैं, यदि आरबीआई सीआरआर में वृद्धि करे
और यदि आरबीआई सीआरआर में कमी करे। तो आपको दोस्तों जब पता है कि जब आरबीआई सीआरआर में वृद्धि दोस्तों जब करेगी तो आपको पता है क्या, तरलता में कमी आएगी, यानी मुद्रा में कमी आएगी, तरलता में कमी आएगी, क्योंकि वृद्धि हो गई सीआरआर में। दूसरा दोस्तों बात हम लोग करें, साख सृजन क्षमता कम होगी, साख सृजन क्षमता कम होगी, साख सृजन क्षमता कम होगी, ठीक है ना। तीसरा दोस्तों अगर बात करें तो जब सीआरआर में वृद्धि होगी दोस्तों तो ब्याज दर में भी दोस्तों क्या हो जाएगी, मुद्रा आपूर्ति में कमी। तीसरा दोस्तों हम लोग लिख लेते हैं मुद्रा आपूर्ति में कमी, मुद्रा आपूर्ति में कमी, ठीक है। और चौथा पॉइंट दोस्तों हम लोग देख लेते हैं ब्याज दर में वृद्धि, यानी कि ब्याज दर में वृद्धि, ब्याज दर में दोस्तों क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, ठीक। उसी के विपरीत दोस्तों इधर अगर बात करें तो जब सीआरआर में कमी होगी तो जो तरलता में पहले कमी थी तो अब दोस्तों तरलता में क्या हो जाएगी, तरलता में वृद्धि हो जाएगी, तरलता में दोस्तों क्या हो जाएगी, वृद्धि। और दूसरा दोस्तों हम लोग बात करें तो ये जो साख सृजन क्षमता है दोस्तों, इसमें भी क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। और इसके बाद तीसरे पॉइंट की बात करें, मुद्रा की आपूर्ति में भी दोस्तों क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। लेकिन ब्याज दर में दोस्तों बात करें तो ब्याज दर में दोस्तों क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, ठीक है दोस्तों, ब्याज दर में क्या, कमी हो जाएगी। अब दोस्तों आप लोग जरा इन्हीं पॉइंटों को एक एक को अच्छे से दोस्तों हम लोग समझते हैं। जरा देखिएगा दोस्तों, जैसे ही दोस्तों आरबीआई ने सीआरआर में वृद्धि की तो आप बताएं तरलता में दोस्तों कमी आएगी, क्यों, क्योंकि बैंकों की साख में कमी हो गई, यानी मुद्रा में कमी हो गई, ठीक। क्योंकि अब बैंकों के पास उतना पैसा नहीं है तो तरलता में कमी हो गई, साख सृजन क्षमता भी दोस्तों कम हो जाएगी, ठीक है ना। और जब यहाँ पर सीआरआर में वृद्धि होगी तो ब्याज दर में भी वृद्धि हो जाएगी और मुद्रा आपूर्ति में दोस्तों क्या, कमी हो जाएगी। और ठीक इसी का विपरीत दोस्तों यहाँ पर रहेगा, जब आरबीआई सीआरआर में कमी करती तो तरलता में वृद्धि हो जाएगी, साख सृजन क्षमता वृद्धि, मुद्रा के आपूर्ति में दोस्तों क्या, वृद्धि। और जो इधर ब्याज दर में वृद्धि थी वो ब्याज दर में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, कमी हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो इसको दोस्तों हम लोग कहते हैं नगद कोष अनुपात यानी सीआरआर। तो यह एक एनडीटीएल का निश्चित अनुपात होता है। और दोस्तों इसमें बैंक ऋण की स्थिति से निपटने के लिए जो बैंकें होती हैं वो कुछ निश्चित धन आरबीआई के पास जमा करती है, इसी को दोस्तों हम लोग सीआरआर कहते हैं, ठीक, समझ पा रहे हैं ना। मैंने बताया एनडीटीएल क्या होता है, कोई व्यक्ति ने बैंक में 200 रुपए जमा किए तो बैंक की ये देता हो गई, क्योंकि बैंक को एक दिन देना पड़ेगा। और किसी व्यक्ति को लोन चाहिए तो बैंक दोस्तों क्या करेगी, उस 200 का एक निश्चित अनुपात जो वर्तमान में कितना 4%, मान लेते 30 रुपए अपने पास रख लेगी और बाकी दोस्तों क्या उसको देगी, इसी को दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं, एनडीटीएल, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट दोस्तों आप लोग ले लो, ठीक है ना। तो ये दोस्तों हम लोगों ने देखा सीआरआर यानी नगद कोष अनुपात यानी सीआरआर, ठीक है दोस्तों। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। अब दोस्तों हम लोग देखेंगे एसएलआर सांविधिक तरलता अनुपात, ठीक है दोस्तों। एसएलआर यानी कि सांविधिक तरलता अनुपात किसे कहते हैं। तो दोस्तों इससे पहले दोस्तों जो सीआरआर था उसमें क्या था, बैंकें एनडीटीएल का एक निश्चित अनुपात, ठीक, आरबीआई के पास रखती थी। किसी के बैंक के पास में मान ले 100 रुपए जमा हुए तो 30 रुपए आरबीआई को देंगी। लेकिन इसमें दोस्तों क्या है, एनडीटीएल का एक निश्चित, और उसमें दोस्तों वर्तमान दर 4% थी। अंतर क्या, इसमें भी एनडीटीएल का ही दोस्तों निश्चित अनुपात
बैंक अनिवार्य रूप से अपने पास रखेगी, आरबीआई को नहीं देगी, रिजर्व के रूप में अपने पास रखेगी। और ये धन दोस्तों 3 रूप से हो सकता है, या तो वो रुपए के रूप में रखे, या सोने के रूप में, या सरकारी प्रतिभूति के रूप में। इसी को दोस्तों हम लोग SLR कहते हैं, सांविधिक तरलता अनुपात कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जरा देखिएगा, यह NDTL का निश्चित अनुपात होता है जिसे बैंक अनिवार्य रूप से रिजर्व के रूप में अपने पास रखती है। ठीक है, इसे 3 घटकों में रखा जाता है, वो तो रुपए पूरा चाहो रख ले, सोना और सरकारी प्रतिभूति। और वर्तमान में दोस्तों जो इसकी दर है, वर्तमान दर वो दोस्तों कितनी है? 18%। इसी को दोस्तों हम लोग कहते हैं SLR या सांविधिक तरलता अनुपात। ठीक, और ये दोस्तों शब्द हो गया NDTL। ठीक, समझ पा रहे हैं दोस्तों NDTL किसे कहते हैं? फिर से दोस्तों एक बार देख लो, मैं बार बार फोकस कर रहा हूं। NDTL, किसी ने बैंक में 100 रुपए जमा किए और बैंक को वही 100 रुपए बांटने हैं, तो बैंक क्या करेगी? 30 रुपए रिजर्व के रूप में आरबीआई के पास रख देगी और 70 रुपए अपना इधर उधर बांटेगी। इसी को दोस्तों हम लोग NDTL कहते हैं। इसी को NDTL, नेट डिमांड टाइम एंड लायबिलिटी। ठीक है दोस्तों, तो यह NDTL का निश्चित अनुपात होता है जिसे बैंक अनिवार्य रूप से रिजर्व के रूप में अपने पास रखती है। इसे 3 घटकों में रखा जाता है, रुपया, सोना, सरकारी प्रतिभूति। और वर्तमान दर दोस्तों इसकी कितनी है? 18%। तो अभी तक की दोस्तों हम लोगों ने क्लास में आरबीआई का दोस्तों साख नियंत्रण में मात्रात्मक उपकरण हम लोगों ने देखे, और वो उपकरण में केवल दोस्तों हम लोगों ने दर देखी है, बैंक दर, रेपो दर, रिवर्स रेपो दर, CRR और SLR। कल की दोस्तों हम लोग क्लास में बात करेंगे खुले बाजार की प्रक्रिया, ओपन मार्केट सिस्टम। ठीक है दोस्तों, खुले बाजार की प्रक्रिया पर दोस्तों हम लोग चर्चा करेंगे कि खुले बाजार के द्वारा बैंक आरबीआई में तरलता बनाए रखने के लिए खुले बाजार की प्रक्रिया अपनाती है। इसी पर दोस्तों हम लोग कल की क्लास में बात करेंगे। तो स्क्रीनशॉट दोस्तों आप लोग ले लो इतने का। चलिए दोस्तों, आज की क्लास दोस्तों यहीं तक रखते हैं। अगर दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करें। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।